हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 11वीं अर्थशास्त्र की वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने 11वीं अर्थशास्त्र के दो दो नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे और अगले वीडियो में भी हम 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 11वीं की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर हो रही है। हिंदी का पेपर भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है वैकल्पिक प्रश्न है, सांख्यिकी के जनक है। सांख्यिकी के जनक है तो इसका उत्तर होगा गॉटफ्रायड एकेनवाल। ठीक है, गॉटफ्रायड एकेनवाल जो है सांख्यिकी के जनक है। इसके बाद अगला है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो इसका उत्तर है 10 वर्ष। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। अगला है, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है। किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है दशमक। ठीक है, दशमक। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, सूचकांक मापते हैं। सूचकांक मापते हैं तो इसका उत्तर है दो चरों के मध्य संबंध। सूचकांक क्या मापते हैं? दो चरों के मध्य संबंध को। अगला है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। तो इसका उत्तर है गेहूं व चावल। ठीक है, चावल। गेहूं व चावल में हरित क्रांति सफल रही। और अगला प्रश्न नंबर 6, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ तो यह हुआ था 1991 से। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति का पहला प्रश्न है, में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो किसमें निवेश जो है मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका उत्तर आएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा में निवेश। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद जो अगला है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई। अगला है, चीन में वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। तो चीन में वर्ष 1998 में, चीन में वर्ष 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद चौथा है, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है। ठीक है, तो दूसरों के लिए कार्य करने वाला कर्मचारी कहलाता है। ठीक है, कर्मचारी कहलाता है। इसके बाद है, वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे आएगा चतुर्थक। चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक वे माप है जो श्रृंखला को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चतुर्थक। वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा चतुर्थक। इसके बाद है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत से प्राप्त होता। तो किससे प्राप्त होता? तो यहाँ आएगा सूचकांक से। सूचकांक से प्राप्त होता है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत सूचकांक से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया। तो यह कथन असत्य है। तीसरा है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। तो यह कथन सत्य है। और अगला है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। तो यह असत्य है, क्योंकि वस्तुएं खरीदते हैं तो आप क्रेता कहलाते हैं। विक्रेता बेचने वाले को कहते हैं। अगला है, वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ। तो यह असत्य है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाने का है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो खंड और खंड ब देख लेंगे। तो जो खंड क है, इसमें लिखा विश्व व्यापार संगठन का गठन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑपरेशन फ्लड, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सारणी का अंग, मानव विकास सूचकांक का घटन और श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान। तो इसकी जोड़ी बना देते हैं हम। तो सबसे पहला जो है, विश्व व्यापार संगठन का गठन
यह हुआ था 1995 में। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो यह 2009 में लागू हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह अक्टूबर 2014 में लागू हुई है। इसके बाद अगला है सारणी का अंग, शीर्षक और मानव विकास सूचकांक का घटक, तो यह होता है जीवन प्रत्याशा। और श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान जो होता है वह बहुलक कहलाता है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती है। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? तो ये जो भी धन प्राप्त करने की क्रियाएं हैं या धन से संबंधित क्रियाएं हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जो कि सभी जानते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। दूसरा है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं। शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा स्वयं जो है आंकड़े जो स्वयं संकलित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इसके बाद दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड आरेख जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। चौथा है चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है, इसका उत्तर होगा समांतर माध्य प्रभावित होता है। इसके बाद अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सीपीआई जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जीवन निर्वाह सूचकांक। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, जीवन निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम है जीवन निर्वाह सूचकांक। इसके बाद अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान होती है। इसके बाद जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो अपने उद्यम के स्वयं स्वामी और संचालक होते हैं तो वो जो उद्यम है वो क्या कहलाता है? तो स्वयं नियोजन। ठीक है, स्वयं नियोजन उद्योग होता है वह, जिसमें उद्योग का जो स्वामी और संचालक खुद एक व्यक्ति ही होता है, वो स्वयं नियोजन उद्योग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं। अगले वीडियो में फिर से एक और वैकल्पिक प्रश्नों का पूरा सेट हम तैयार करके उसको हल करेंगे और फिर हम 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।